तो इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑफ 12th स्टैंडर्ड, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग केमिकल्स को कंट्रोल करते हैं। यस, अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी आर कंट्रोलिंग सर्टेन केमिकल्स, राइट। हम लोग मेडिसिन बनाते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप के पेंट्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं बाय डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन कभी क्या आपने ऐसा सोचा है कि केमिकल रिएक्शंस और केमिकल्स हमें भी कंट्रोल करते हैं, राइट? बिकॉज मैं अगर बाल्ड हो रहा हूं तो दैट इज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा चलो, ये सब चीज तो आप लोग को मालूम है कि इन एवरी बायोलॉजिकल रिएक्शन देयर इज केमिकल रिएक्शन, बट इवन इंफॉर्मेशन ऑफ आवर बॉडी इज स्टिल रिमेनिंग इन केमिकल्स, राइट। हमारे बॉडी की मुझे कैंसर होगा या नहीं होगा, मैं बाल्डिंग होने वाला हूं या नहीं होने वाला हूं, अगर मेरा बेटा होगा तो वो मेरे बेटे में बाल्डिंग होगा या नहीं होगा, तो वो सारी इंफॉर्मेशन केमिकल्स में होती है। एंड दिस केमिकल्स आर रेगुलेटिंग एक्चुअली ऑल दीज प्रोसेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड दैट? एंड दिस केमिकल्स आर नथिंग बट न्यूक्लिक एसिड्स, अंडरस्टूड। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये केमिकल और कुछ नहीं, डीएनए मॉलिक्यूल है, राइट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, द वन विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन बायोमोलिक्यूल चैप्टर, राइट। कुछ वायरसेस में आरएनए भी होता है, बाकी कुछ वायरसेस में डीएनए होता है, और बाकी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये केमिकल डीएनए होता है जो हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। मींस दिस केमिकल इज हैविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल आवर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स इन इट, अंडरस्टूड। सोचो कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। दिस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल एज वेल। दिस इज वेरी फैसिनेटिंग चैप्टर। Now this DNA molecule is really very important. हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि how DNA is regulating all the metabolic processes in our body। कैसे DNA हमारे बॉडी में सारी metabolic processes कंट्रोल करता है, ये पहले पढ़ेंगे एक्चुअली। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि DNA का पैकेजिंग कैसे हुआ है। Then we'll study about how DNA is proved to be genetic material। कैसे DNA एक जेनेटिक मटेरियल है ऐसा प्रूव हुआ है। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि डीएनए इज अ पॉलीमर एक्चुअली, तो व्हाट इज इट्स मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, उसका मोनोमेरिक स्ट्रक्चर कैसा है। डीएनए के साथ साथ में आरएनए का भी मोनोमेरिक स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, बिकॉज देयर इज वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल्स, राइट। ये मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में कौन से 3 केमिकल ग्रुप्स होते हैं, हाउ दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर। We have studied this in 11th standard, but we will revise this also in 12th standard, understood? And how the structure of DNA molecule is, और ये मॉलिक्यूल को फाइंड करने के लिए कौन से साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है। We will study about all those things, understood? Then we will study about how DNA is replicating। उसके बाद में DNA से कैसे RNA बनता है, फिर वो RNA से कैसे प्रोटीन बनता है, कोडिंग क्या होता है, अंडरस्टूड, बिटवीन आरएनए एंड प्रोटीन, हाउ कोडिंग इज देयर। फिर इसके बारे में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंट्स भी पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इवन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑल दिस टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैव अ ह्यूज वेटेज आल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीएनए का इंट्रोडक्शन देते हैं कि हाउ डीएनए इज रेगुलेटिंग ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो एक्चुअली रेगुलेट होता है बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दिस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर हार्मोन्स, आर मैसेंजर्स, आर एंजाइम्स। इन डिफरेंट वे दे आर कंट्रोलिंग एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट इज अकरिंग इन आवर बॉडी। बट दिस प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय आरएनए। कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा हमारे बॉडी में और कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा हमारे बॉडी में, ये डिसाइड करता है आरएनए मॉलिक्यूल्स। इट डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। कौन से टाइप के आरएनए मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस्ड होते हैं, उस हिसाब से प्रोटीन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। जो टाइप के आरएनए प्रोड्यूस होंगे वही टाइप के प्रोटीन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो क्योंकि आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, तो इट इज what type of protein is producing, it is totally solely dependent on what kind of RNA is producing in our body, understood? और ये RNA प्रोड्यूस होता है डीएनए से। by reading sequence of DNA, wait a minute, I'm telling sequence। अब ये sequence क्या है मैं बाद में बोलता हूँ, ठीक है। जब डीएनए का स्ट्रक्चर करेंगे ना तब मैं डीएनए का सीक्वेंस क्या है मैं तब आपको बताऊंगा। तो डीएनए का सीक्वेंस के हिसाब से आरएनए का सीक्वेंस बनता है, अंडरस्टूड? डीएनए इज नथिंग बट पॉलीमर ऑफ
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इट इज पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, जिसमें नाइट्रोजनस बेस भी होता है और यही नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। देखो मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट येट। अंडरस्टूड? ओके, चलो। तो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस होते हैं। अभी इतना याद रख लो कि नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। उसके हिसाब से आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस होता है। Understood? So depending on what kind of DNA molecule present in our body, RNA molecule will produce in our body. And depending on what kind of RNA molecule is produced in our body, protein molecules are produced in our body. क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी और कुछ नहीं, वो भी हेटेरोपॉलीमर है, उसमें भी एमिनो एसिड का सीक्वेंस है। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस इज देयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन आरएनए, आरएनए में नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस क्या है, उसके हिसाब से प्रोटीन में एमिनो एसिड के सीक्वेंस बनेगा। अंडरस्टूड? एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन सा है वो डिपेंड करता है कि उसमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। अंडरस्टूड? एमिनो एसिड का सीक्वेंस अगर बदल जाता है तो प्रोटीन मॉलिक्यूल इज समवॉट डिफरेंट। अंडरस्टूड? दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिसमें एमिनो एसिड के सीक्वेंस सेम है तो दोनों ही प्रोटीन सेम है। अंडरस्टूड? और अगर एमिनो एसिड सीक्वेंस अलग अलग है तो दोनों ही अलग अलग प्रोटीन है। अंडरस्टूड? तो प्रोटीन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक है एमिनो एसिड सीक्वेंस और दूसरा है उसका फोल्डिंग कैसा है। डिपेंडिंग ऑन दिस टू थिंग्स function of protein is determined. Understood? Function of protein is determined on the sequence of amino acid and folding of protein. Understood? तो चलो सीक्वेंस किसके हिसाब से बनेगा? आरएनए के हिसाब से बनेगा। और आरएनए का सीक्वेंस किसके हिसाब से बनेगा? डीएनए के हिसाब से बनेगा। ठीक है। सो डीएनए इज एक्चुअली कंट्रोलिंग RNA and RNA is controlling protein and protein is controlling all the metabolic reaction in our cell, and that's how DNA is controlling every metabolic reaction which is occurring in our body. Understood? ये ऐसा है कि चलो KFC है, KFC का एक मेन रेसिपी है केंटकी फ्राइड चिकन बनाने का, तो वो रेसिपी एक सीक्रेट सेफ में रखा हुआ है। ठीक है। वो जब भी उसका रेसिपी चाहिए, इफ यू वांट टू रिसर्च, अगर जो KFC का जो मेन ओनर है, सपोज मान लेते हैं ये ऐसा है कि नहीं, वी डोंट बॉदर अबाउट इट, बट चलो ऐसा है, ऐसा मान लेते हैं, उसका जो मेन ओनर है, अगर उसको देखना है कि इसका रेसिपी क्या है, और इफ यू वांट्स टू सेंड अ रेसिपी टू सम पर्सन, ठीक है, जो उसका कोई एक फ्रेंचाइजी वाला है, उसका कोई एक फ्रेंचाइजी पार्टनर है, तो वो फ्रेंचाइजी पार्टनर को सेंड करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि उसका जेरोक्स कॉपी निकालेगा। ठीक है। वो मेन रेसिपी का जो मेन कॉपी है उसका जेरोक्स कॉपी निकालेगा और वो जेरोक्स कॉपी उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है। वो जेरोक्स कॉपी सेफली कॉन्फिडेंशियली फ्रेंचाइजी पार्टनर के पास आ जाएगा, जो वो फ्रेंचाइजी का ओनर होगा। ठीक है। उसके पास आ गया, उसे देखा, फिर वो क्या करेगा कि ये उसने सारी रेसिपी पढ़ ली और वो रेसिपी यूज करेगा फ्राइड चिकन बनाने में। ठीक है। और फिर वो जो फोटोकॉपी है उसको टेयर करके डिस्ट्रॉय कर देगा। अंडरस्टूड? सेम थिंग इज अकर इन हियर आल्सो। डीएनए एक सेफ में है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। अंडरस्टूड? डीएनए इज रिमेनिंग विद इन द न्यूक्लियस। ये डीएनए में से जब मुझे आरएनए चाहिए तो डीएनए की कॉपी बनती है जिसको हम लोग आरएनए बोलते हैं। ठीक है। इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम बट सीक्वेंस इज सेम। अंडरस्टूड? तो वो सीक्वेंस, और दोनों में नाइट्रोजनस बेस का ही सीक्वेंस होता है। तो आरएनए मॉलिक्यूल उससे बन गया। नाउ दिस आरएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है, फिर ये न्यूक्लियस से बाहर आता है। अंडरस्टूड? ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा और यही न्यूक्लियस जब साइटोप्लाज्म में आएगा तो यहां पर प्रोटीन बनाएगा। अंडरस्टूड? एंड दैट प्रोटीन विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। अंडरस्टूड? तो देखो यहां पर भी यही चीज हो रहा है कि डीएनए अंदर का अंदर रहेगा, उसमें से आरएनए बाहर आएगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं? कोई टेक्स्ट कोड जो लिखाई होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आरएनए डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वही सीक्वेंस यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस का है आरएनए में। अंडरस्टूड? बिकॉज दिस आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ डीएनए। अंडरस्टूड? तो ये डीएनए से आरएनए बना, वो आरएनए अब न्यूक्लियस से बाहर आया और अब आरएनए में सीक्वेंस किसका है? नाइट्रोजनस बेस का। प्रोटीन में सीक्वेंस किसका है? एमिनो एसिड का। लेकिन जो सीक्वेंस आरएनए में नाइट्रोजनस बेस का है उसके हिसाब से ही एमिनो एसिड के सीक्वेंस बनेंगे। तो दिस प्रोसेस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल विद रेफरेंस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। देखो एक तरीके से देखा जाए तो ये ट्रांसलेशन ही है, क्योंकि गुजराती टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है ना। वही नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है, एमिनो एसिड का सीक्वेंस का ट्रांसलेशन हुआ। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसलेशन। देखो नाम कितने मीनिंगफुल दिए है, ट्रांसक्रिप्शन
और यहाँ पर ट्रांसलेशन। अंडरस्टूड? सो दैट इज हाउ ट्रांसलेशन इज अकरिंग एंड देन यू नो व्हाट इज अकरिंग आफ्टरवर्ड, राइट? प्रोटीन बन जाएगी, बाद में जो प्रोटीन का फंक्शन होगा वो प्रोटीन का फंक्शन परफॉर्म करेगा। So that is how everything is controlled by DNA molecule in our cell. Understood? अब DNA का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो DNA स्ट्रक्चर के बारे में जाने उससे पहले देख लेते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में DNA कितने लंबे होते हैं, राइट? हाउ लॉन्ग दिस DNA molecules are in certain type of living organisms. तो सबसे पहले बात करते हैं 5X174। ये रोल नंबर नहीं है, this is name of bacteriophage 5X174. It is a kind of bacteriophage which is having 5386 nucleotide long DNA molecule. कितना long है DNA molecule? 5386 nucleotides. Nucleotides are monomer, मतलब इतने monomer बड़ा ये DNA molecule है। Understood? If we see Lambda bacteriophage, its DNA is 48,502 base pair long. ठीक है, it is 48,502 base pair long. If we see DNA molecule of E. coli, it is 4.6 multiplied by 10 power 6 base pair long. That means 4.6 million base pair long. And if we talk about haploid cell of human, मतलब sperm cell या egg cell, अभी somatic cell तो ले ही रहे हैं, ठीक है? Haploid cell ले रहे हैं, we are not taking diploid cell. If we talk about haploid cell, DNA content of haploid cell or how long it is 3.3 multiplied by 10 power 9 billion, 10 power 9 base pairs, ठीक है? 3.3 multiplied by 10 power 9 base pairs, मतलब 3.3 बिलियन बेस पेयर्स। इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल होता है हमारे हर एक सेल के न्यूक्लियस, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स में। अंडरस्टूड? अगर हमारे बाकी सारे सेल्स के बारे में बात करें, बाकी सारे सेल्स के बारे में बात करें तो इट इज 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 बेस पेयर्स, मतलब 6.6 बिलियन बेस पेयर्स होता है, ठीक है? तो सच अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल इज अकोमोडेटेड इन आवर न्यूक्लियस, ठीक है? तो इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है और उस तो ये दिस इज पॉलीमर, इट इज क्लियरली सीन दैट इट इज पॉलीमर। इनफैक्ट हम लोग ने इस कितना लंबा है वो कैसे देखा कि इसमें इतना न्यूक्लियोटाइड होता है या इसमें इतने बेस पेयर्स होते हैं। जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, जिसमें सिंगल चेन वाला डीएनए होता है, डीएनए कैन बी ऑफ 2 strands और इट कैन बी ऑफ 1 strand। 2 strand मतलब 2 पॉलीमर चेन है और 1 strand मतलब 1 पॉलीमरिक चेन है। तो जिसमें डीएनए एक ही चेन लंबा है, जैसे SciX174 रोल नंबर वाला, उसमें हम लोग ने बोला था, राइट? न्यूक्लियोटाइड इतना न्यूक्लियोटाइड लंबा है। अंडरस्टूड? तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, बाकी सारे में हम लोग ने बेस पेयर बोला था। तो दैट इज बिकॉज बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी देयर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। इसका मोनोमेरिक स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं। अभी हमारे सिलेबस में इसका मोनोमेरिक स्ट्रक्चर इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग को ये पढ़ना चाहिए। वी डोंट नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे है, राइट? हाउ दिस parts are attached with each other, arranged with each other to understand DNA molecule chemically. Understood? DNA molecule को केमिकली समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? तो चलिए देख लेते हैं डीएनए और आरएनए दोनों का मोनोमेरिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है? डीएनए और आरएनए में सिर्फ 3, उसके मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 टाइप के डिफरेंस है। अंडरस्टूड? दैट विल डिस्कस आल्सो। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उसकी मोनोमेरिक यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीएनए का जो मोनोमेरिक यूनिट है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उसको? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और आरएनए का जो मोनोमेरिक यूनिट है उसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। अंडरस्टूड? क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डीएनए बोलते हैं और राइबोन्यूक्लिक एसिड को आरएनए बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का भी ऐसा ही नाम है। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और आरएनए का न्यूक्लियोटाइड को हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। अंडरस्टूड? अब ये हर एक मोनोमेरिक यूनिट में कौन से केमिकल ग्रुप्स होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगर डीएनए है तो उसमें ये पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर हुआ, और आरएनए मॉलिक्यूल है तो उसमें राइबोस शुगर हुआ। अगर आप दोनों का स्ट्रक्चर अभी देख रहे हो, ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो, अगर नहीं देख रहे हो आप, ठीक है? तो दोनों का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो और उसमें डिफरेंस फाइंड करने का ट्राई कर रहे हो, तो यू कैन फाइंड दैट इन सेकेंड कार्बन
डीऑक्सीराइबोज शुगर में OH की जगह पर सिर्फ H है, जबकि राइबोज शुगर में OH ग्रुप है। I mean hydroxy group is present to second carbon. Understood? While here OH group is absent, एक ऑक्सीजन लैकिंग है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं और आरएनए वाले पेंटोज को राइबोज शुगर बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब और एक चीज इसमें देखो कि इसमें कार्बन का अरेंजमेंट कैसा है। अंडरस्टूड? तो ये पेंटोज रिंग है, दोनों में पेंटोज रिंग है। तो फर्स्ट कार्बन एकदम राइट हैंड साइड में आता है, फिर सेकंड कार्बन नीचे, थर्ड कार्बन नीचे, फोर्थ कार्बन वापस लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ कार्बन इज आउटसाइड द पेंटोज रिंग। फिफ्थ कार्बन इज प्रेजेंट आउटसाइड द पेंटोज रिंग, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर ऑक्सीजन है इन बोथ ऑफ देम। तो फिफ्थ कार्बन इज आउटसाइड द पेंटोज रिंग। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो पोजीशन ऑफ कार्बन। अंडरस्टूड? फर्स्ट कार्बन कहां है, सेकंड कार्बन कहां है। जो डीऑक्सी है, डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में जो डीऑक्सी वाला कार्बन है वो सेकंड नंबर ऑफ कार्बन है। तो सेकंड कार्बन कौन सा है, थर्ड कार्बन कौन सा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ कार्बन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इन डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर, ठीक है। दिस इज अबाउट फॉस्फेट शुगर। I mean, this is about not phosphate sugar, sorry. This is about pentose sugar. Understood? चलो अब दूसरे केमिकल ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। This chemical group is called nitrogenous base. अब नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के होते हैं। तो कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस में या तो प्यूरिन होगा या तो पिरिमिडिन होगा। अगर प्यूरिन है तो एडेनिन होगा या गुआनिन होगा। अगर पिरिमिडिन है तो फिर यूरेसिल, थाइमिन या फिर साइटोसिन होगा। अंडरस्टूड? तो चलो पहले प्यूरिन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके भी स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। यू डोंट नीड टू लर्न दिस। इफ यू वांट टू लर्न दिस यू कैन लर्न, बट फर्स्ट यू लर्न दिस चैप्टर, ओके। पहले चैप्टर पूरा लर्न कर लो, बाद में ये स्ट्रक्चर लर्न करना, ठीक है। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर समझ लो कि स्ट्रक्चर में क्या है। तो प्यूरिन अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो दो है, एडेनिन एंड गुआनिन, टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं। दोनों हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक हेक्सागोन है, एक पेंटागोन है, दोनों में। अंडरस्टूड? एंड इफ यू ऑब्जर्व देम केयरफुली, आप केयरफुली ऑब्जर्व करना ही है। And as you are observing them carefully, you can see that carbon and nitrogen are present almost alternatively, ठीक है। almost बोल रहा हूं मैं, almost alternatively कार्बन नाइट्रोजन alternatively present है। और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी almost again alternatively present है। अंडरस्टूड? मतलब हर जगह पर ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट ऑलमोस्ट दे आर प्रेजेंट इन ऑल्टरनेटिव, आई मीन दे आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली। कहीं पर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब एडेनिन का अगर हेक्सागोन रिंग देखते हैं हम लोग, इफ वी सी रिंग, हेक्सागोन रिंग ऑफ एडेनिन, तो वहां पर सबसे ऊपर NH2 अमाइन ग्रुप है, ठीक है। अगर हम लोग यही गुआनिन में देखते हैं तो गुआनिन में क्या हुआ है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने NH2 को धक्का मारा, बेचारा NH2 आ गया नीचे। अंडरस्टूड? इट कम टू थर्ड कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फर्स्ट मतलब टॉप मोस्ट कार्बन में चला गया। अंडरस्टूड? यहाँ पर हम लोग कार्बन का नेमिंग नहीं करते, नंबरिंग नहीं करते, बट कार्बन हैव केम इन, मतलब नीचे आ गया, राइट। इट इज केम इन दी राइट हैंड साइड ऑफ दी कार्बन, आई मीन राइट हैंड साइड और कार्बन जो नीचे प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने अमाइन का पोजीशन ले लिया। इफ यू टॉक अबाउट गुआनिन, अंडरस्टूड? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडेनिन एंड गुआनिन, ओके। सो दिस अबाउट प्यूरिन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पिरिमिडिन एज वेल। तो इसका सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है यूरेसिल का। तो पहले यूरेसिल देख लेते हैं। यूरेसिल में फिर से कार्बन नाइट्रोजन ऑलमोस्ट ऑल्टरनेटिवली, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ पर अगर दो चीज हम लोग देखें तो यहाँ पर दो जगह पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अंडरस्टूड? तो दिस इज अबाउट यूरेसिल। अब थाइमिन के बारे में बात करते हैं तो थाइमिन में देखो क्या है, द ओनली डिफरेंस इज प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप इन थाइमिन। थाइमिन में सिर्फ एक जगह पर मिथाइल ग्रुप अलग से है, बाकी इट इज एग्जैक्टली सेम टू दी यूरेसिल। अब ये मिथाइल ग्रुप होने से थाइमिन में क्या डिफरेंस आ जाता है? तो दिस मिथाइल ग्रुप इज एक्चुअली एडिंग स्टेबिलिटी टू दिस मॉलिक्यूल। अंडरस्टूड? ये यूरेसिल में स्टेबिलिटी कम होता है, थाइमिन में स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप है। अंडरस्टूड? डीएनए मॉलिक्यूल शुड बी मोर स्टेबल। तो डीएनए मॉलिक्यूल में यूरेसिल नहीं होता है, उसमें यूरेसिल की जगह पर थाइमिन होता है। अंडरस्टूड? अब दिस फ्रेज इज एक्चुअली गलत, ये फ्रेज गलत है कि डीएनए में यूरेसिल की जगह पर थाइमिन होता है। डीएनए में अपनी जगह पर थाइमिन होता है, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है तो जहां जहां पर डीएनए में थाइमिन होते हैं
वहां आरएनए में यूरेसिल आता है। तो क्या होता है कि डीएनए में यूरेसिल नहीं है और आरएनए में थाइमिन नहीं है। तो जहां जहां डीएनए में थाइमिन होता है वहां आरएनए में यूरेसिल होता है। Wherever thymine is present in DNA, at all those places यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। मैंने आपको बोला था कि ये आरएनए और डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस होते हैं, तो ये सारे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है डीएनए में और आरएनए में, ठीक है। तो डीएनए का सीक्वेंस में जहां जहां पर टी है, जहां जहां पर टी मतलब थाइमिन, वहां पर आरएनए में यू है, और यू का मतलब यूरेसिल। अंडरस्टूड? सो दिस इज डिफरेंस, दिस इज वन मोर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अंडरस्टूड? तो दो डिफरेंसेस हम लोग ने देख लिया डीएनए और आरएनए में, ठीक है। अब चलो साइटोसिन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर NH2 अपना बदला ले रहा है। कैसे? एडेनिन गुआनिन में आपने देखा था कि कैसे एडेनिन था और एडेनिन में डबल बॉन्ड O आया और NH2 को धक्का मार के नीचे फेंक दिया। तो यहाँ पर NH2 ने कैसा बदला लिया कि डबल बॉन्ड O जो ऊपर है उसको निकाल दी। अंडरस्टूड? डबल बॉन्ड O is just rejected out from the structure, is ejected out from the structure, and at the place of double bond O, one amine group is present in cytosine, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज होती है पिरिमिडिन्स में एंड एज वेल एज इन प्यूरिन्स। अंडरस्टूड? व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। अब यहाँ अलग अलग जगह पर NH होता है और ऑक्सीजन होते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजनस बेस हैव एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अंडरस्टूड? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत समझना इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि हम लोग को मालूम है जहां ऑक्सीजन अगर होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। Understood? And you by now you are knowing that they are having oxygen. Understood? और प्योरिन कैसा है? वो हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक हेक्सागोन है, पेंटागोन है। पिरिमिडिन कैसा है भाई? जिसमें एक ही हेक्सागोन है, होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग जस्ट वन हेक्सागोन। अंडरस्टूड? सो दिस इज अबाउट प्योरिन एंड पिरिमिडिन। चलिए अब नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करते हैं, विच इज फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड तो सब हम लोग को मालूम होगा, जिसका फॉर्मूला है H3PO4। अंडरस्टूड? जिसमें फॉस्फोरस एक एटम होता है और फॉस्फोरस 5 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां पर क्या होता है कि विद वन ऑक्सीजन एटम इट इज हैविंग 2 बॉन्ड्स, एक ऑक्सीजन एटम से 2 बॉन्ड होते हैं और बाकी 3 ऑक्सीजन एटम के साथ वो एक बॉन्ड फॉर्म करता है। तो बाकी के 3 जो ऑक्सीजन होते हैं वो अपने दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है। तो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, इसलिए हाइड्रोजन कितने हैं? 3। That's why it is called H3PO4. When this H3PO4 is dropped, I mean when this H3PO4 is added in water, drop नहीं बोलेंगे, added in water, जब इसको हम लोग वाटर में ऐड करते हैं H3PO4 को, तो यहां से हाइड्रोजन आयन बनके निकल जाएगा, ठीक है। तो what will be remaining here is PO4-3, that is nothing but phosphate ion. Understood? It is nothing but phosphate ion. Understood? यही phosphate ion एक अगर मोनोमर में देखते हैं तो दिस फॉस्फेट आयन इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद 5th कार्बन ऑफ राइबोज शुगर इन आरएनए एंड 5th कार्बन ऑफ राइबोज शुगर ऑफ डीएनए। तो डीएनए में जो 5th कार्बन होता है उसके साथ फॉस्फेट का बॉन्डिंग होता है, और अगर आरएनए में देखें तो राइबोज शुगर के साथ 5th कार्बन के साथ बॉन्डिंग होता है। Understood? This bond is called phosphodiester bond. Now why it is called diester bond? Di का मतलब 2 होता है, right? Now why it is called diester bond? That we will come later. Understood? उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी मोनोमरिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, so we will concentrate on monomers only. Understood? और यहाँ पर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो 1st कार्बन होता है उसके साथ बॉन्डिंग होता है नाइट्रोजनस बेस का। Understood? So 1st कार्बन ऑफ pentose sugar, whether ribose or deoxyribose sugar, it is forming bond with nitrogenous base, और ये bond को बोलते हैं हम लोग glycosidic linkage. This bond is called glycosidic linkage. Understood? तो DNA में 3 टाइप के bond होते हैं between different chemical group. एक होता है phosphodiester bond, दूसरा है glycosidic bond, understood? और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है वो हम लोग बाद में आते हैं, ठीक है। चलो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे? अगर हम लोग पूरे पॉलीमर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, चलो एक डीएनए स्ट्रैंड के बारे में बात करें। इफ वी टॉक अबाउट अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज अ सिंगल पॉलीमरिक चेन, अंडरस्टूड? तो जो फॉस्फेट होता है
जो एक मोनोमर का फॉस्फेट होता है, इन दैट मोनोमर, वही मोनोमर के अंदर फॉस्फेट ने राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर का 5th कार्बन के साथ बॉन्डिंग किया है, ठीक है। अब यही फॉस्फेट दूसरे मोनोमर में जो राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर है उसका 3rd कार्बन से भी वो लिंकेज करता है, अंडरस्टूड। So phosphate is the group which forms or which create linkage between two different monomer. दो मोनोमर अगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, that is through this phosphate ion, understood। जैसे ये फॉस्फेट अपने ही मोनोमर के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर या राइबोस शुगर के 5th कार्बन से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, वही फॉस्फेट दूसरे मोनोमर के पेंटोस शुगर का 3rd कार्बन के साथ भी बॉन्डिंग करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अंडरस्टूड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अंडरस्टूड। और ऐसे करके पूरा पॉलीमर फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर 2 मोनोमर मैंने आपको जोड़ के दिखाया, ठीक है। ऐसे ही पूरा पॉलीमर बना हुआ होता है, एक स्ट्रैंड बना हुआ होता है। इफ वी टॉक अबाउट 2 स्ट्रैंड्स, तो 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कैसे बाउंड होते हैं? ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। वो लोग के मतलब एक स्ट्रैंड है, उसमें देखो नाइट्रोजनस बेस है, ADGC कोई भी सीक्वेंस में हो, और ऐसा दूसरा भी स्ट्रैंड होता है, ठीक है। अब नाउ दिस 2 स्ट्रैंड्स आर एक्चुअली एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अंडरस्टूड। यहां पर देखो आप पेंटोस शुगर आप सीधे देख रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आप उल्टे देख रहे हो पेंटोस शुगर, अंडरस्टूड। एक्चुअली जो जहां पर आप सीधे देख रहे हो वहां पर ऊपर में 5' एंड है और नीचे 3' एंड बोलते हैं, और यहाँ पर नीचे 5' एंड है और ऊपर 3' एंड है, अंडरस्टूड। तो दिस 2 स्ट्रैंड्स, ये रोजलिंड फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था कि 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अब क्या होता है यहाँ पर कि जो 2 नाइट्रोजनस बेस आमने सामने आते हैं, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस जो आमने सामने होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। बिटवीन देम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर। आरएनए में ये चीज होता ही नहीं, बिकॉज आरएनए आर ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए नॉट ऑलवेज, बट आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो आरएनए में क्योंकि सिंगल्स जनरली आरएनए आर हैविंग सिंगल्स, आई मीन जनरली आरएनए आर सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन डीएनए आर जनरली डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रैंड। तो इस तरीके से डीएनए में 3 टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। वन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, अनदर वन इज ग्लाइकोसिलिक लिंकेज और ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अंडरस्टूड। So this is how DNA, I mean this is the structure of DNA, this is how all monomeric structure are arranged between them, this is how a single stranded polymeric chain are present, and this is how 2 strands are attached with each other. Okay, आपके चेहरे देख के अभी पता चल रहा है कि ये अभी ओवरडोज हो रहा है। इससे पहले आप वीडियो ये बंद करो, चलो मैं यहाँ पर अपना वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। सो गुड बाय एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही। आज के लिए हम लोग ने क्या पढ़ा है ध्यान में रखना, और नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख रहे हैं यही चैप्टर का, तो आप कॉफी का मग साथ में लेकर बैठना भाई, बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर आप मैग्नेट्स जानते हो, राइट, मैग्नेट्स में 2 नॉर्थ पोल अगर एक साथ में है, एक ही नजदीक में है, दे विल रिपेल ईच अदर, बट इफ आई ब्रिंग साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अंडरस्टूड। तो आपको भी यहाँ पर ये नॉर्थ पोल पे है, तो आपको साउथ पोल यहाँ पर अपना लेके आना है, ठीक है। सो यू विल गेट इंटरेस्ट इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर अब देखो कि ये डीएनए मॉलिक्यूल से क्या इसका इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, राइट। आप अगर इसके पोटेंशियलिटी देख सकते हो कि पोटेंशियली डीएनए को अगर हम लोग बहुत अच्छे से अगर जानते हैं, उसका रेगुलेशन, उसका मैकेनिज्म, मतलब ये सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने का आप मैकेनिज्म अगर जानते हो, तो आप क्या कुछ कर सकते हो डीएनए मॉलिक्यूल से, ये अगर आप ध्यान में रखते हो, तो दिस चैप्टर विल बी वेरी वेरी फैसिनेटिंग फॉर यू, understood, because if we can change DNA molecule of any organism, we can change that organism, right। आपने स्पाइडरमैन मूवी भी देखी होगी जिसमें डीएनए एक पार्ट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल से स्पाइडरमैन बन जाता है। नाउ दिस कैन नॉट बी पॉसिबल इन रियल लाइफ, ओके। इंसान बन सकता है, स्पाइडरमैन बन सकता है, लेकिन उस टाइप का स्पाइडरमैन नहीं बन सकता है, ठीक है। कुछ एकदम अजीब ही स्पाइडरमैन बनेगा, बट there are some fascinating things also with this DNA molecules which is actually available in our real life,
अंडरस्टूड, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट उसको समझने के लिए पहले डीएनए समझना बहुत जरूरी है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, बाद में वो फैसिलिटी की चीज अगर ये समझ में आ रहा है तो वो समझ में आएगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। चलो बहुत हो गया आज के लिए, नाउ वी आर एंडिंग दिस सेशन, अभी ये वीडियो को खत्म करते हैं। चलो गुड बाय एवरीबॉडी।